गुड मॉर्निंग एवरीबडी। ओके, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आपका मस्ती की पाठशाला में स्वागत है। मेरी क्लास में मैं हूँ पीडी रामकृष्णा और आप देख रहे ये मस्ती की पाठशाला का क्लासरूम। आइए देखते हैं आगे। ठीक है, हम कंटिन्यू कर रहे थे हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। ओके, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्सेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप सभी का स्वागत है टाइम गंवाए बगैर। ठीक है, जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, सभी का स्वागत है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। टुडे वी आर डीलिंग विद दिस चैप्टर ओके इन डिटेल। स्पेशली हम इस चैप्टर को इन डिटेल में देखने वाले हैं, जिसमें रिसोर्सेस है, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। एक्चुअली दिस इज अ चैप्टर इज कंटिन्यूएशन चैप्टर ऑफ अ फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज। हाँ, in that chapter we understand exactly how the resources are important, various types of resources, and how human being is actually utilizing these resources. Okay, here we are particularly talking about the two resources, that is a forest resource and wildlife resource. Okay, forest and wildlife, these are the renewable natural resources. This is categorized under the renewable natural resources. ओके, ये नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर कैटेगराइज होता है और ह्यूमन बींग किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। आर वी रियली यूटिलाइजिंग जुडिशियसली, आर वी आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी आर क्रिएटेड for this forest and wildlife system, and because of that whatever kind of exactly ecosystem is hampering, how the problem arise within the ecosystem and that leads to the climate change, किस तरीके से हो रहा है, ये सारा चीज़ हमें यहाँ पर देखना है। Also, once the problem realized by the human being, okay, once we realize this problem is arising there, what kind of steps we are taking, okay, what kind of losses we suffered in terms of ecological losses, okay, environmental losses, and what kind of measures we taken। ठीक है, हमने कौन से मेजर्स लिए, ये चीज़ हम इसमें देखने वाले ऑन नेशनल लेवल, ओके, ऑन स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, एज वेल एज ऑन इंटरनेशनल लेवल। विच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर करंटली वर्किंग, ओके, कौन से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, कैसे कर रही है, ओके, एंड करंट एंड रिसेंट जो हैपनिंग्स है उसको इससे लिंक करेंगे। आइए देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम कंटिन्यू करेंगे। ये हम डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर क्लासेस ले रहे हैं, ओके, आल्सो नोन एज ई लर्निंग। ऑल ऑफ यू आर लर्निंग ई कंटिन्यूएशन ऑफ स्कूल अंडर द ई लर्निंग। ठीक है, ये इनिशिएटिव सबके लिए है। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हो आप, या फिर नवोदय विद्यालय के छात्र हो, NCS के छात्र हो, आर्मी पब्लिक स्कूल के छात्र हो, एयरफोर्स स्कूल के हो, या फिर किसी भी प्राइवेट स्कूल के छात्र हो। इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम अ CBSE स्कूल, यू आर वेलकम हियर ऑन दिस चैनल। ओके, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम दिस स्कूल or you wanted to be enriched with the knowledge, then also you are welcome and free to watch this video. Actually there is no fees for these videos to watch, okay, it is a free to air, you can download and watch again and again, okay। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। this initiative started by the student itself, known as the मस्ती की पाठशाला। if you really like it, please share, subscribe and comment, okay। your suggestions are very much important for us, okay, please do give us suggestions and demands of your related topics, okay, only on that basis we can create more and more informative videos, okay। let's move on। this is a picture of a forest, ये forest का picture है। actually it is a boundary line between the evergreen forest and a tropical deciduous forest, okay, इसका boundary line है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एवरग्रीन ट्रीज़ है और ये जो है शेडिंग लीव्स वाले ट्रीज़ है, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको दोनों तरफ। ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है, ठीक है, फॉरेस्ट का डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। तो फॉरेस्ट is an ecosystem, actually it is a system, or we can call it is a society of whom, society of plants and animals living together, okay, in some kind of relationship, okay। तो देखते हैं फॉरेस्ट का डेफिनेशन क्या है। Forest, it refers to a community of a plant species which grow naturally under the influence of a climatic conditions, specific climatic condition and natural of soil, okay। nature of soil है, specific nature की soil में specific plants आते हैं, specific climatic condition, that's why we have a different kinds of forest। we have a thorny bush forest, okay, we have a evergreen forest, we have a deciduous forest, we have a mountain forest, we have a mangrove forest, okay।
mangrove forest है. We have a different forest, different trees growing in a different climatic condition, and a group of that trees living at one place known as a forest. Forest is a ecosystem where the plant species dominated. Okay, main species कौन सी है living being की? Plant है, that is a dominating. Okay, secondary species living species में आते हैं, ठीक है, that is wild animals. Okay, let's look at द मेन पॉइंट वाइल्ड एनिमल. वाइल्ड एनिमल क्या है, ठीक है, इसका डेफिनेशन हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है. वाइल्ड एनिमल किसको कहते हैं? वाइल्ड लाइफ. ओके, स्पेशली वाइल्ड लाइफ वो होती है, इट रिफर्स टू द कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड बैक्टीरियाज एंड फिश स्पीशीज which are living in a natural habitat, especially natural habitat. Okay, if we are keeping animals at zoo, although we are providing all the types of food and other requirements to them, but they are living in an artificial environment, artificial habitat, not in a natural habitat. Okay, anything which is situated in a natural habitat, in a natural format, known as a wildlife or wild animals. Okay, even a human being started living into the natural habitat system, we will also known as a wild animal or a part of a wildlife. Okay, let's move on, आगे बढ़ते हैं. What is a resource? Resource क्या है? Everything which is available in our environment which can be used and to satisfy our needs, provided it is a technologically accessible and economically feasible and culturally acceptable. ठीक है, ये तीनों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजिकली असेसेबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. ओके, तो टेक्नोलॉजिकली हमें उसे असेस होना चाहिए, इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो ईजी होना चाहिए. नाउ टेकिंग टू द पॉइंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, दोनों चीज़ें इकोनॉमिकली बहुत चीपेस्टली अवेलेबल है. ओके, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं आता, उससे यूज़ करने के लिए हमें ज़्यादा मनी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना. Although one factor is major, that is it's supposed to be culturally acceptable. Culturally acceptable ये होना चाहिए. Okay, any forest resource which we try to use, it must be acceptable in our culture and tradition. Okay, अगर हम कोई वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड एनिमल का यूज़ कर रहे हैं या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे ट्रेडिशन में एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ये लास्ट चैप्टर में हमने देखा था व्हाट इज अ रिसोर्स, एंड सेम थिंग वी आर कंटिन्यूइंग. ठीक है ना. This is our planet Earth. Okay, we are sharing this planet Earth with various kind of species, animals, plant species. Okay, human being thinking that actually we are the only sole owner of this planet. Actually, that is not correct. Okay, we must be cooperate with other animals. We must share the space and natural resources which is provided on this planet Earth. Actually, this planet Earth is roaming in a free space. Free space में roam कर रहा है. We can term this planet Earth as a spaceship. We have a limited resources. Certain resources are natural and regrowing. Okay, फिर से regenerate हो जाए. But is it that only human being is allowed to use? Other animals are not having their ownership on this planet Earth. Okay, that is not correct. Okay, human must share these resources. Okay, right to life is with animals also. Okay, animal के पास भी right to life है, plants के पास भी है. ठीक है ना, उनको survive करने का पूरी तरह से मौका देना चाहिए. Okay, आदमी का जो approach है, human approach to extract everything for the greed is very wrong. Okay, let's move on, आगे देखते हैं. Human is one among the all living beings. हम लोग living being के अंदर ही है. Human is also animal. ह्यूमन भी एनिमल ही है. ठीक है ना. वी आर द पार्ट ऑफ दैट एनिमल. ऑल्दो वी सेपरेटेड आवर सेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनवायरमेंट टू आवर मैन मेड एनवायरमेंट. हमने अपने आप को सेपरेट कर लिया. दैट्स वाई वी आर थिंकिंग दैट वी आर नॉट एनिमल. एक्चुअली वी आर ऑल्सो एनिमल. वी आर लिविंग बींग एंड आवर सर्वाइवल इज टोटली डिपेंड ऑन द नेचर. ओके, वी आर गेटिंग ऑक्सीजन, okay, which is directly supplied by forest. Okay, we are getting plant produce. Okay, we are using that plant produce for our food items. We are getting animal produce. Okay, we are having continuous supply of various types of minerals that is also coming from nature. Okay, human survival is directly depend on this forest and wildlife, especially natural things. Okay, that we are forgetting. Okay, although human is a very intelligent animal, a very advanced, technologically superior animal, but
Human is not a sole proprietor of this planet Earth. Okay. Human अकेला उसका मालिक नहीं है, ठीक है. Humans share this planet with the millions of other living beings, starting from the microorganism to the bacteria. देखो आज अभी तो कोरोना वायरस का प्रॉब्लम चला. We also share the environment with viruses, with bacteria, even the microscopic and ultra microscopic animals, to the gigantic whales and elephants. बड़े बड़े elephants, whales, banyan trees होते हैं, उनके साथ हम लोग स्पेस शेयर करते हैं. Okay, although we have a right to life, a similar kind of things, right to life is there with them also. Okay, but humans started thinking that they are the sole owner of this planet, and that's why all problems started with this thinking. Okay, and they start forgetting that their survival is totally depend on the other members. Okay, हमारा सर्वाइवल अदर मेंबर्स के ऊपर भी डिपेंड है. ईच एंड एवरी एनिमल, ईच एंड एवरी लिविंग बींग हैज सर्टन रोल इन दिस इकोसिस्टम. ओके, जो एनवायरमेंटल का जो सिस्टम है उसके अंदर हर एक प्राणी का, हर एक स्पीशीज़ का, ठीक है, हर एक लिविंग बीइंग का एक सर्टन रोल है. ठीक है, दैट इज अ सर्टन चेन. ओके, इफ सर्टन स्पीशीज वैनिश और सडनली डिसअपियर फ्रॉम दैट चेन विल कोलैप्स. ओके, इस टोटल चेन के टॉप मोस्ट में कौन आता है? ह्यूमन बीइंग आता है. ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ ही इज अ सुपीरियर टेक्नोलॉजिकली एडवांस. Okay, he is at the top of this chain. But if any certain changes happen within this chain of ecosystem, who will be at risk? Human will be at risk. Okay, climatic change होगा, ठीक है, पूरा environment change होगा, और हमारा जो सर्वाइवल है, जो टोटली डिपेंड है नेचर के ऊपर, उसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा. ठीक है, ये आदमी भूल चुका है. On the planet Earth, life sustained only due to the fine balance that is created by nature. नेचर का जो फाइन बैलेंस क्रिएटेड है, ठीक है, एनवायरमेंटल का, लिविंग नॉन लिविंग के बीच में और बिटवीन द टू लिविंग थिंग्स के बीच में, ठीक है, जो फाइन बैलेंस है. कैसे बैलेंस मेंटेन किया हुआ है? ट्रीज which are providing us a primary food, also they provide a shelter, they also provide us a oxygen. Okay, they also hold moisture and maintain humidity. Okay, which create ambient temperature for survival of a human being. Okay, on the other hand, we find animals, those who are living in the vicinity of trees, okay, in and around jungles. Okay, animals also use trees as a primary source of food, and certain animals depends on some another animals as a secondary source of food. Okay, maintain the balance in the food chain and energy level. Okay, और population control में इनका बहुत हाथ है उसमें. Okay, they are really working in a fine balance. Okay, there are certain decomposers. Decomposers are those who recycle remnants of a dead and enrich the soil. जितने भी डेड एनिमल्स है उसको डिकम्पोजर्स उसको रिसाइकल करने में यूज़ करते हैं, नेचुरली रिसाइकल. ओके, CO2 रिलीज बाय द एनिमल यूज बाय ट्रीज. ओके, दिस इज हाउ एग्जैक्टली द फाइन बैलेंस वर्क इन नेचर. बट दिस बैलेंस बिकम डिसबैलेंस. डिसबैलेंस होता है कब? व्हेन ह्यूमन इंटरवेन. व्हेन ह्यूमन इंटरवेन फॉर द अननेचुरल थिंग, for creation of man-made things, for the creation certain changes, topographic change is done by man for raising infrastructure raise करने के लिए topographic change करते हैं, geographical change करते हैं. We are destroying forest. Okay, we are raising them down, we are killing animals, and that shatters the balance. Okay, and it leads to catastrophic changes into climate. Sorry. Let's move on. Forests play a key role in the ecosystem and maintaining life on earth. Forest का एक main role है. Okay, if the forests are there, then only we can survive. We can call forest as the lungs of the earth. Okay, वही है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पूरी तरह से ऑक्सीजन लेते हैं. If assume that earth without forest means everywhere we will find a carbon dioxide. The day will arrive that carbon dioxide cannot be recycled. Okay, and we will die because we are surviving on oxygen. Okay, also the climatic changes which are going on, such as the monsoon cycles and precipitation cycle, totally depend on a temperature balance. Okay, forests are continuation in their role.
ओके एक वाइटल रोल वो लोग निभाते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बैलेंस होता है, ओके मॉइस्चर बैलेंस होता है, और प्रेसिपिटेशन साइकिल कंटिन्यूस होता है, हमें रेन रिसीव होता है, रेन की वजह से हमें वाटर मिलता है और हमारा लाइफ साइकिल कंटिन्यूस चलता है, ठीक है। दैट्स वाई फॉरेस्ट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन इकोसिस्टम। अर्थ इज फुल ऑफ डिफरेंट एनिमल, अर्थ के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट टाइप काइंड के एनिमल्स है, बर्ड्स है, फिश है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल, एक ही स्पीशीज के एनिमल्स में बहुत वैरायटीज मिलती है, वो कलर टेक्सचर्स उनके अलग अलग जो क्वालिटीज़ है, ठीक है, उसमें अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। इवन वी फाइंड अ सिमिलर काइंड ऑफ स्पीशीज लिविंग इन अ डिफरेंट एरियाज बिहेव डिफरेंट काइंडली, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीन्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहेवियर। दिस such kind of findings known as a biodiversity. Okay, biological diversity, differences on the terms of biology. Okay, आगे बढ़ते हैं। What is a biodiversity? Definition: biodiversity or the biological diversity, immensely rich in a wildlife and cultivated species. Okay, diverse in the form of function but closely integrated in the system through the multiple network of interdependence. ठीक है, वो लोग अलग अलग है, बहुत डिफरेंट है, बट दे आर कनेक्टेड with one ecosystem. Okay, integrated networks में that is a food chain, okay, living system, shelter, and their dependency on non-living element, that is water and air and other minerals, also shelter factor, okay, that binds them into the chain, and such a kind of linkage still remain, okay, with the different and various kinds of animals and plants, okay. Such a kind of areas and system known as a biodiversity areas or biodiversity. There are certain areas in our country known as a biodiversity hotspot, okay, where we find various different kinds of species are living together, very different kinds of species, and the such kind of new species also we are finding nowadays, okay. Western Ghat is a very famous known as a biodiversity hotspot, okay, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट को बोला जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ द वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड हैज़ अ नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड एस्टिमेटेड टू द 1.6 मिलियन। भारत में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा रिच इन एनिमल एंड प्लांट लाइफ, ओके, हमारे पास बहुत ज़्यादा उसकी तादाद है, ठीक है, हम लोग उसमें काफ़ी सघन है। वी हैव 8% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जितनी स्पीशीज है उसके 8% है, अराउंड 1.6 मिलियन, एंड डे बाय डे वी आर फाइंडिंग अ न्यू स्पीशीज इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ओके। These diversity flora and fauna are so well integrated in our daily life that we are taking it very easy, ठीक है। इतना ज़्यादा हमारे लाइफ के साथ एक घुल मिल गए और हम उनके ऊपर इतना डिपेंड है, हम उनको बहुत ईजी ले रहे हैं, डेली हम देख रहे हैं, ठीक है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि बहुत सारे प्लांट खत्म हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर रेकलेस यूज, ओके, बिकॉज ऑफ आवर अनथिंकेबल एक्सप्लॉयटेशन, मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिविटी इन आवर एनवायरनमेंट। तो पूरी तरीके से ये देखो पीछे जैसे जल रहे और हम उसके प्रति जो है फॉरेस्ट और उसके वाइल्ड लाइफ के प्रति इनसेंसिटिव है। सोच सकते हैं अगर एक फॉरेस्ट फायर होता है तो कितने सारे जानवर मारे जाते हैं। अगर हम किसी फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट वर्क, तो वी आर फाइंडिंग दैट लॉट्स ऑफ एनिमल्स लॉस देयर हैबिटेट, ओके, बहुत सारे एनिमल उनका हैबिटेट छीन जाता है, उनका फूड चेन ब्रेक हो जाता है और वो धीरे धीरे डेथ की तरफ बढ़ते हैं एंड दे एक्सटेंड, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ आवर इंडिया, ओके, देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है इसका, ठीक है, एंड इट वॉज टोटली फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, पूरी तरह से वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इसमें पूरी तरह से भरा हुआ था। आफ्टर 1947 स्लोली वी स्टार्टेड यूजिंग इट। बिफोर एडवेंट ऑफ अ ब्रिटिश आने से पहले ये पूरी तरह से रिच इन रिसोर्सेज था, एंड व्हेन द ब्रिटिश स्टार्टेड कमिंग इन दे स्टार्टेड एक्सप्लॉयटिंग इट, ओके, उन्होंने एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट कम होते गए, वाइल्ड लाइफ को पूरी तरह से एक्सप्लॉयट किया और वाइल्ड लाइफ भी ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पहुंच गया, ठीक है। Over 81,000 species of the fauna and 47,000 species of flora are found in the country so far.
अभी तक कंट्री में कितने, हमारे देश में कितने मिले, 81,000 स्पीशीज ऑफ फोना मिले हैं, ठीक है, और 47,000 स्पीशीज ऑफ फ्लोरा मिले हैं। एनिमल स्पीशीज 81,000 है और प्लांट स्पीशीज 47,000 स्पीशीज है। अमॉन्ग 47,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट 50,000 स्पीशीज तो केवल फ्लावरिंग प्लांट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए फिगर, ठीक है। 50,000 स्पीशीज ओनली फ्लावरिंग प्लांट। दोज वर इंडेमिक, इंडेमिक मीन्स इंडिजीनियस टू इंडिया, केवल इंडिया में पाई जाने वाली है, स्पेसिफिक टू इंडियन है, ठीक है, उनका जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन केवल इंडियन है, बाकी जगह पर वो नहीं मिलती है। ऐसी स्पीशीज को एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। सम एस्टिमेटेड सजेस्टेड दैट एटलीस्ट 10% ऑफ द इंडियाज रिकॉर्डेड फ्लोरा एंड फोना एंड 20% ऑफ मैमल्स आर थ्रेटनेड लिस्ट, ठीक है, उनकी लाइफ अंडर थ्रेट है, ठीक है, मतलब वो खत्म होने वाले हैं या फिर डेथ होने वाले और या फिर मिट जाने वाले हैं, ठीक है। 10% क्या है, प्लांट स्पीशीज है, 20% मैमल स्पीशीज है। मैनी ऑफ दिस कुड बी नाउ इन कैटेगराइज ऑफ क्रिटिकल, क्रिटिकल की कैटेगरी में वो काउंट कर दिया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, हु इज मेकिंग दिस लिस्ट, इस लिस्ट को कौन बनाता है, ठीक है, कौन जो है एनिमल्स को शिफ्ट करता है थ्रेट, एक कैटेगरी 1 से कैटेगरी दूसरे में, क्रिटिकल कैटेगरी से थ्रेटनेड कैटेगरी में, थ्रेटनेड से इंडेंजर में, क्रिटिकली इंडेंजर में और एक्सटेंशन में, या फिर लिस्ट कंसर्न में। हु इज शिफ्टिंग, हु इज वर्किंग बिहाइंड दिस लिस्ट, इस लिस्ट के पीछे काम करने वाले कौन है, देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। देयर इज नथिंग बट IUCN, कौन लिस्ट क्रिएट करता है, IUCN। द फुल फॉर्म ऑफ IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ओके, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ और नेचर के कंजर्वेशन के लिए काम करती है, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस इज अ लोगो ऑफ दिस IUCN का ये लोगो है, ठीक है। IUCN स्पेशली इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, विच वॉज फाउंडेड ऑन 5 अक्टूबर 1948, 5 अक्टूबर 1948 में, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इट वॉज फाउंडेड। IUCN का मिशन क्या है, मेन एम एंड गोल क्या है, इन्फ्लुएंस, करेज, इनकरेज एंड असिस्ट साइंटिस्ट एंड सोसाइटीज throughout the world to conserve nature and ensure that any use of natural resources is equitable and ecological sustainable, ठीक है। इस तरीके से हमें फॉरेस्ट को यूज़ करना है जो कि सस्टेनेबल हो और उनको संभालना भी है। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है, IUCN हेडक्वार्टर इज इन स्विट्जरलैंड एंड नेम ऑफ दैट सिटी इज ग्लैंड, ओके। IUCN releases one list known as a red data list, also known as a red data book, okay, that is very much important, which was started in 1964, okay. The organization is best known as a wider public compiling publishing IUCN red list of threatened species, ठीक है। स्पेशली थ्रेटनेड स्पीशीज की जो लिस्ट ये प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर देयर रिसर्च डाटा एंड कंपाइलेशन, फॉर दैट पर्पज दिस IUCN इज वेरी मच फेमस, इसके लिए बहुत फेमस है, ठीक है। विच असेस द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीशीज वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में हर एक कंट्री का वो लोग स्टेटस चेक करते हैं कि उनके कंट्री में कितनी स्पीशीज है, किस तरीके से उसका जो है रख रखाव कर रहे हैं, या फिर कौन सी स्पीशीज टोटली एक्सटिंक्ट होने वाली है, इसका डाटा कौन इकट्ठा करता है, IUCN इकट्ठा करता है। एंड उस डाटा लिस्ट को क्या बोलते हैं, रेड डाटा लिस्ट, ओके। चलो आगे जानते हैं ये लिस्ट कौन यूज करता है, इसके बारे में जानेंगे। वाई इट इज इंपॉर्टेंट, रेड डाटा लिस्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज आर देयर इन दिस रेड डाटा लिस्ट। रेड डाटा लिस्ट का इंडेक्स क्या है, वो कैसे काम आता है, ठीक है, लेट्स सी। चलो इसकी तरफ देखते हैं। IUCN Red List of a Threatened Species is the world's most comprehensive inventory of the global conservation status of a plant and animal, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी और इन डिटेल इन्वेंट्री है, लिस्ट है, इन्वेंट्री मीन्स लिस्ट है, जहाँ पर प्लांट स्पीशीज एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल के स्पीशीज को कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है, कितने एनिमल्स है, कहाँ पर है, कैसे है, उनकी स्थिति क्या है, पूरी तरह से डिटेल में दिया हुआ है, कंट्री वाइज भी है, ठीक है ना। इट यूजेस अ सेट ऑफ क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया टू इवेल्युएट एक्सटेंशन रिस्क ऑफ 1000 स्पीशीज, वो स्पेशल एक क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, उनका पूरा IUCN के वॉलंटियर्स है, साइंटिस्ट है जो डाटा प्रोवाइड करते हैं, जिसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाटा IUCN क्रिएट दैट लिस्ट, ओके। दिस क्राइटेरिया आर रिलेवेंट टू द मोस्ट स्पीशीज एंड ऑल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड।
ये डाटा जो है पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। ओके, विद इट्स स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेसिस IUCN रेड लिस्ट रिकॉग्नाइज एज द मोस्ट ऑथोरिटेटिव गाइड और ऑथेंटिक गाइड स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सबसे ऑथेंटिक गाइड करके इसको माना जाता है, ठीक है ना। अभी ये कौन कौन यूज़ करता है? नाउ द विच आर द ऑर्गेनाइजेशन दोज हु यूज दिस IUCN रेड डाटा लिस्ट, और इसका यूज़ क्या है? ओके, नेशनल एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज इसका यूज़ करते हैं, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल, ओके, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है वो, एंड कंजर्वेशन जो मिनिस्ट्री है वो इसका डाटा यूज़ करती है, ठीक है। कंजर्वेशन रिलेटेड टू नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO इसका यूज़ करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज प्लानर्स इसका यूज़ करते हैं, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसका यूज़ करते हैं, जूज एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्वेरियम्स इसका यूज़ करते हैं, स्टूडेंट एज यू आर ऑल्सो यूजिंग, ओके, स्टूडेंट, मीडिया पर्सनस एंड बिजनेस कम्युनिटी, इतने सारे लोग इसके डाटा को ऑथेंटिक मान के यूज़ करते हैं। एक्चुअली दिस डाटा इज़ वेरी मच ऑथेंटिक, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। केवल इतना ही नहीं, बाकी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके ऊपर इसका डाटा यूज़ करके दूसरे रिपोर्ट भी बनाए जाते हैं। अभी कौन से है देखते हैं, ठीक है। एनुअल यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट आल्सो यूजेज द डाटा ऑफ IUCN। वो रिपोर्ट अपने इसमें डाटा यूज़ करता है किसका? IUCN का, ठीक है ना। इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज IPBES also uses global assessment of biodiversity and ecosystem services। पूरे विश्व की बायोडाइवर्सिटी असेस करने के लिए IUCN के डाटा को ये बेस करके यूज़ करते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट also use IUCN डाटा। रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन ऑन ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक also use दिस डाटा, ठीक है। इस डाटा को रामसर कन्वेंशन ऑल्सो यूज़ करता है, ठीक है ना। रामसर कन्वेंशन किसके लिए बना हुआ है? वेटलैंड, जितने भी लेक हो गए, वाटर बॉडीज़ है, उसके कंजर्वेशन के लिए, वाटर बॉडीज़ रिलेटेड एंड देयर स्पीशीज़, वहाँ पर बर्ड स्पीशीज़, माइग्रेटरी स्पीशीज़ है ना, उसके कंजर्वेशन के लिए रामसर कन्वेंशन बना हुआ है। रामसर सिटी का नाम है जो इजिप्ट में है, ठीक है। वहाँ पर एक कन्वेंशन साइन हुआ था, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। WWF लिविंग प्लानिट रिपोर्ट ऑल्सो यूजेज IUCN डाटा। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स बर्ड्स एंड रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू स्टेट ऑफ वर्ल्ड प्लानिट ऑल्सो यूजेज IUCN डाटा। दैट मच इंपॉर्टेंट इज दिस, ओके। रेड डाटा लिस्ट का जो डाटा है वो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। IUCN रेड लिस्ट कैटेगराइज डिफाइन एक्सटेंशन रिस्क ऑफ स्पीशीज, असेस 9 कैटेगरीज एक्सटेंडेड टू नॉट इवेल्युएटेड टू एक्सटेंड। कितनी कैटेगरीज में है ये डाटा? 9 कैटेगरीज में, ठीक है। आपके पास, आपको ये पूरी तरह से याद रहना चाहिए कितने कैटेगरीज में है ये, ठीक है। 9 कैटेगरीज में है ये, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम नॉट इवेल्युएटेड टू एक्सटिंक्शन, क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पीशीज आर कंसिडर्ड टू बी द थ्रेटनेड विद एक्सटिंक्शन। देखो ये 3 स्पीशीज जो है, ठीक है, ऑल्सो कंसिडर अंडर व्हाट, किसके अंडर कंसिडर किया जाता है? इसको कंसिडर किया जाता है थ्रेटनेट के अंडर, ठीक है। ये जो 3 कैटेगरी जो दिख रही है, ठीक है, इसको रेड में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड वर्नरेबल, 9 कैटेगरीज में से ये 3 कैटेगरीज है थ्रेटनेट कैटेगरीज में काउंट होती है। थ्रेटनेट मतलब जिनका सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट है, ठीक है, जिनको धोखा है, ठीक है। ये देखो, ये उसका चार्ट है। नॉट इवेल्युएटेड, डाटा नॉट सफिशिएंट, ये 2 कैटेगरीज जो है जो अभी तक पता नहीं है। ऐसी नई स्पीशीज जो इन्वेंट होती है उनको इस डाटा डिफिशिएंसी में काउंट किया जाता है, न्यू स्पीशीज। लीस्ट कंसर्न वो स्पीशीज है जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी ऑफ दैट स्पीशीज एंड दैट एनिमल्स प्लांट्स आर वेरी मच इन नंबर एंड देर इज़ नो थ्रेट इन नियर और डिस्टेंस फ्यूचर, उनके लिए कोई थ्रेट नहीं है। नियर थ्रेटनेड ऐसी स्पीशीज है जिनके ऊपर अभी थ्रेट स्टार्ट हुआ है, हो सकता है ज़्यादा यूज़ होने की वजह से, ज़्यादा एक्सप्लॉइट होने की वजह से उनके जो सर्वाइवल के लिए थ्रेट हो जाए, उनका नंबर कम होना शुरू हो जाए। वल्नरेबल आर द स्पीशीज दोज हु आर क्रॉसिंग नियर थ्रेटनेड इनटू द वल्नरेबल, देयर नंबर स्टार्टेड रिड्यूसिंग, ओके। वल्नरेबल से फिर इंडेंजर्ड में वो स्पीशीज ट्रांसफ़र हो जाती है जिनका नंबर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है सर्टन एक्सटेंट, फ्रॉम वेयर दे कैन रिकवर टू द नॉर्मल स्टेट। इंडेंजर्ड वो इलाका है, वो लिस्ट का जो पार्ट है जहाँ से कोई स्पीशीज़ जो है रिकवर हो सकती है, ओके,
from endangered to near threatened to least concern if we provide a conducive environment to survival of that species, let it be plant species or animal species. Okay, यहाँ से आगे अगर कोई स्पीशीज बढ़ जाती है क्रिटिकली एंडेंजर, सच काइंड ऑफ स्पीशीज आर डायरेक्टली अंडर थ्रेट ऑफ सर्वाइवल. वो टोटल पूरा जितना ग्रुप है, ठीक है, पूरे एनिमल का जो ग्रुप है टोटल सर्वाइवल के लिए क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, उनका नंबर इतना कम हो चुका है कि वहाँ से रिटर्न आना बड़ा मुश्किल है. अगर लाना भी है तो उनके कंजर्वेशन एफर्ट बहुत ज़्यादा होने चाहिए, तभी उनका नंबर इंक्रीज हो सकता है. ठीक है ना. एक्सटेंट इन वाइल्ड मीन्स सच काइंड ऑफ स्पीशीज इज टोटली नॉट फाइंडिंग इन वाइल्ड. नेचुरल हैबिटेट में ये मिल नहीं रही है. नाउ दिस सच काइंड ऑफ स्पीशीज दोज हु आर कैटेगराइज अंडर द एक्सटेंट इन वाइल्ड वी कैन फाइंड ओनली इन अ ह्यूमन प्रोटेक्शन एनवायरमेंट. जो एनवायरमेंट ह्यूमन ने दिया हुआ है प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट, वहीं पर हमें देखने मिलती है. सच काइंड ऑफ स्पीशीज कैटेगराइज अंडर द एक्सटेंट इन द वाइल्ड. एंड एक्सटेंट स्पीशीज वो स्पीशीज है जो पूरी तरीके से अर्थ के सरफेस से खत्म हो चुकी है, वो कभी हमें देखने नहीं मिलेगी. ठीक है ना. नॉट इवन अ सिंगल एनिमल लेफ्ट बिहाइंड, सिंगल एनिमल और सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम दैट स्पीशीज लेफ्ट बिहाइंड. ऐसी स्पीशीज को किस में काउंट किया जाता है? एक्सटेंट में काउंट किया जाता है. ठीक है. नाउ कमिंग टू फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हम लोग उसका जो है डेफिनेशन देखते हैं. ठीक है. व्हाट इज एक्सटेंट स्पीशीज? दीज स्पीशीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर द सर्च ऑफ नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे मे अकर. जहाँ पर वो पहले पाई जाती थी वहाँ पर ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रही है. ये स्पीशीज में भी एक्सटेंड फ्रॉम द लोकल एरियाज, रीजन, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट और एंटायर अर्थ. ठीक है. ऐसी स्पीशीज को एक्सटेंट इन सच फ्रॉम दिस कंट्री. ठीक है. जैसे चीता को एक्सटेंड किया हुआ है, तो एशियाटिक चीता स्पेशली इंडियन चीता जो है भारत से एक्सटेंड हुआ है. ठीक है. बाकी कंट्रीज में पाया जा सकता है. तो स्पेसिफिक रीजन से हम लोग एक्सटेंड दिखा सकते हैं. हो सकता है ऐसी स्पीशीज पूरे के पूरे अर्थ सरफेस से भी एक्सटेंशन में चली जा सकती है, डिसअपियर हो सकती है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स है. ठीक है. जैसे यहाँ पर पिंक हेडेड डक चीता. ठीक है. तो ये है इंडियन चीता. ठीक है. यहाँ पर आपको दिखाई देगा. ठीक है. अच्छे से देखिए. दिस इज अ चीता, इंडियन चीता, एंड दिस इज अ पिंक हेडेड डक. ओके. एक्चुअली दीज आर एक्सटेंट स्पीशीज फ्रॉम इंडिया. भारत से ये लुप्त हो चुकी है, विलुप्त ऑलरेडी हो गई है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ये पिजन है और ये फॉरेस्ट प्रिंटेड आउल है, ये भी अंडर एक्सटेंशन है. ठीक है. एंडेमिक स्पीशीज क्या है? ठीक है. दीज स्पीशीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज. एंडेमिक स्पीशीज का डेफिनेशन. ओके. यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचर और ग्राफिकल बैरियर बिकॉज ऑफ सम नेचुरल बैरियर, जैसे माउंटेन हो गया, फिर बड़ी नदी हो गई, या फिर सर्टन अनअसेसेबल हो गई, जिसकी वजह से दूसरे स्पीशीज वहाँ पर नहीं जा पा रहे. ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, उसकी वजह से वो स्पीशीज वहाँ पर ठीक से फ्लरिश हो रही है. and that species is found only in that area. Such kind of we can give example. Kangaroos we found only in Australia. ओके. तो वो केवल वहीं पर मिलती है, इसलिए वहाँ पर एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीशीज नोन एज अंडमान टिल, ओके, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन आंध्र प्रदेश. ठीक है. अरुणाचल प्रदेश. यहाँ पर उसके फोटोग्राफ है. ये है मिथुन, एक है अंडमान में पाए जाने वाला पिग है. ठीक है. दिस इज अ निकोबार पिजन एंड दिस इज अंडमान टिल. ओके. ये उनके फोटोग्राफ्स है. ठीक है. रेयर स्पीशीज क्या होती है? स्पीशीज विथ अ स्मॉलर पॉपुलेशन मे मूव इनटू द इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ नेगेटिव फैक्टर अफेक्टिंग देम कंटिन्यूसली. स्मॉलर ऑलरेडी उनका रिड्यूस हो चुका है नंबर, और कंटिन्यूसली एडवर्स कंडीशन रहेगी तो उनके नंबर और भी फास्ट कम होने शुरू हो जाएंगे, मतलब उनकी डेथ काउंट ज़्यादा बढ़ जाएगी. ऐसे स्पीशीज़ को रेयर स्पीशीज़ में काउंट किया जाता है जिनका नंबर बहुत कम हो चुका है. जैसे एशियाटिक लायंस है, कमिंग अंडर रेयर स्पीशीज़. इतने कम हो चुके हैं कि अगर वो जहाँ पर पाए जा रहे हैं, जैसे गिर में है गुजरात में, वहाँ से ख़त्म हो गए तो एक्सटेंट हो जाएंगे, पूरे अर्थ से ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है ना. एशियाटिक स्पेशली लायन. दिस एग्जाम्पल सच एज द स्पेसिफिक हिमालयन बियर, ओके, एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल. ये इनके एग्जाम्पल्स है. ठीक है. वल्नरेबल स्पीशीज़ क्या है? दिस स्पीशीज दोज
whose population has declined to the level from where it is likely to move into the endanger. इतना कम हो चुका है कि vulnerable से वो endanger में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है ना, इन नियर फ्यूचर, अगर कंटिन्यूसली ये स्टेटस रहा तो, ठीक है. द एग्जाम्पल ऑफ सच काइंड ऑफ स्पीशीज आर एशियाटिक एलिफेंट एंड गैंगटिक डॉल्फिन प्लस ब्लू शिप, ठीक है. और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती है? दिस स्पीशीज़ विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, ऐसी स्पीशीज़ जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि जो विलुप्त हो जाएगी, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, उनका एक भी मेंबर सर्वाइव नहीं करेगा, ऐसी स्पीशीज़ को इंडेंजर्ड में रहते हैं. जितना मिनिमम नंबर है उनको एक्सट्रीम एफर्ट चाहिए उनको बचाने के लिए, ऐसी स्पीशीज़ को इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहा जाता है. इसमें इंडियन राइनो है, ब्लैक बक है, लायन टेलेड मकाऊ है, सांगाई है, इंडियन वाइल्ड एस है एंड क्रोकोडाइल्स है, ठीक है ना. इतने सारे स्पीशीज़ है, इसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है लेकिन इतना आपको एग्जाम्पल के लिए बताया गया, ठीक है. नॉर्मल स्पीशीज़ क्या है? ओके, स्पीशीज़ हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडरेबली टू बी अ नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल. ओके, सच एज कैटल, साल, पाइन, रोडेंट, ऐसे स्पीशीज़ है जिनका नंबर ज़्यादा है और जिनके ऊपर कोई खतरा नहीं है और सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनिमल्स अवेलेबल, एनिमल प्लांट स्पीशीज़ जो है अवेलेबल है, जो ख़त्म नहीं हो सकते, एक्सटेंड नहीं हो सकते, नियरेस्ट क्या डिस्टेंस फ्यूचर में भी. ऐसे एनिमल नॉर्मल स्पीशीज़ में काउंट होते हैं. लीस्ट कंसर्न करके जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था फर्स्ट में, उस कैटेगरी में इनको रखा जाता है, ठीक है ना. द IUCN रेड लिस्ट इंडेक्स, IUCN क्या करता है? अपना एक रेड लिस्ट इंडेक्स एवरी ईयर डिक्लेयर करता है, जिसके अंदर कुछ स्पीशीज़ जो है जिनके नंबर कम हो जाते हैं वो एक्सटिंक्शन में चले जाते हैं, ठीक है, नियर थ्रेटनेड चले जाते हैं या फिर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. उससे हमें पता चलता है कि कौन सी स्पीशीज़ ख़त्म हो चुकी है या फिर कौन सी स्पीशीज़ के लिए ज़्यादा खतरा बढ़ गया है या फिर कौन सी स्पीशीज़ अभी खतरे से बाहर है, ठीक है. और जो स्पीशीज़ खतरे के अंदर आ जाती है उसके लिए हमें प्रोटेक्टिव मेजर्स बनाने पड़ते हैं. गवर्नमेंट जो है, रिलेटिव गवर्नमेंट्स क्रिएट स्पेसिफिक लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सच काइंड ऑफ स्पीशीज़, ठीक है ना. तो क्या है? IUCN रेड डाटा लिस्ट इंडेक्स है, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. IUCN रेड लिस्ट थ्रेटनेड स्पीशीज फाउंडेड इन 1964. ये IUCN ने कब से पब्लिश करना शुरू किया? 1964 में. ओके, व्हेन द डिस्कसिंग द IUCN रेड लिस्ट, द ऑफिशियल टर्म थ्रेटनेड इज अ ग्रुपिंग ऑफ 3 कैटेगरीज, ठीक है. ये मैं पहले भी बता चुका हूँ. थ्रेटनेड कितने कैटेगरीज से मिला हुआ है? 3 कैटेगरीज से मिला हुआ है, ठीक है ना. कौन सा कैटेगरीज है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल, ये 3 कैटेगरीज से थ्रेटनेड काउंट. थ्रेटनेड में कितने कैटेगरीज आते हैं? 3 सब कैटेगरीज है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, डेंजर्ड एंड वल्नरेबल, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इंडिया बिकम अ स्टेट ऑफ मेंबर ऑफ IUCN इन 1969. इंडिया कब मेंबर बना IUCN का? 1969 में. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन IUCN. ओके, The IUCN India Community Office, Country Office, established in New Delhi in 2007. IUCN ने अपना जो है फुल फ्लरिश ऑफिस इंडिया में कब इस्टेब्लिश किया? 2007 में. सो दैट टू मैपिंग इंडियाज़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डाटा, इंडिया का जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डाटा है, स्पीशीज़ का डाटा मैपिंग करके उसका टोटल डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने के लिए, ठीक है, कौन सी स्पीशीज़ आपकी खतरे में है, कौन सी नहीं है, ये चीज़ बताने के लिए IUCN ने स्पेशल ऑफिस इस्टेब्लिश किया कब? 2007 में. आपको ये चीज़ एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, ठीक है ना. देर आर 79 स्पीशीज ऑफ मैमल्स, 44 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 15 रेप्टाइल्स एंड 3 एम्फीबियंस आर अंडर थ्रेटनेड इन इंडिया. इंडिया की जो 79 स्पीशीज मैमल्स की है, 45 स्पीशीज बर्ड्स की है, 15 स्पीशीज रेप्टाइल्स की है, जो अंडर थ्रेटन जो कॉलम है, थ्रेटन के अंदर 3 सब कैटेगरीज है, ठीक है, जैसे मैंने बताया, ठीक है, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल, ठीक है ना. तो वल्नरेबल की कैटेगरी में हमारे यहाँ पर जो है ये इतनी स्पीशीज आ चुकी है. इवन नियरली 1500 प्लांट स्पीशीज कमिंग अंडर इंडेंजर्ड, ठीक है. तो फ्लावरिंग प्लांट्स एंड वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैव द रिसेंटली बिकम एक्सटिंक्ट. बहुत सारे जो है तादाद पर जो है वर्टिब्रेट्स है, ठीक है, वर्टिब्रेट्स, मैमल्स एज वेल एज द प्लांट स्पीशीज खत्म हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो गई, लुप्त हो गई, विलुप्त हो गई सर्टन एरिया से या फिर सर्टन डिस्ट्रिक्ट से, सर्टन स्टेट से, ठीक है. इंडिया के स्पेसिफिक एरिया से वो पूरी तरह से विलुप्त हो गई, मिल नहीं रही है, ठीक है. ऐसे जो एक्सटेंड हुए स्पीशीज़ की तादाद 50 से 100 तक है, ठीक है. यहाँ पर
फोटोग्राफ है, काफ़ी विचलित कर सकता है आपको, ठीक है। ये है हैवॉक क्रिएटेड बाय पोचिंग, ठीक है, ह्यूमन एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। लोग वाइल्ड एनिमल्स का शिकार कर रहे हैं। यहाँ पर है लायन, ठीक है, एक फीमेल लायन है जिसको मारा गया है, ठीक है। देख सकते हैं कि उसके बॉडी पार्ट्स कैसे म्यूटिलेटेड करके स्मगल किए जाते हैं, ठीक है। इसी की वजह से हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली कितने स्पीशीज खत्म हो चुके हैं। ह्यूमन नेचुरल फैक्टर कुछ हो सकता है स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने की वजह पीछे, जैसे कि कैलेमिटीज हो गया, नेचुरल वाइल्ड फायर हो गया, फ्लडिंग हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से नेचुरली कुछ स्पीशीज खत्म हो जाती है। बट ह्यूमन इज अ मेजर फैक्टर, ओके, विच इज बिहाइंड द एक्सटेंशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट ऑन दिस अर्थ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से जो स्मगलर्स है और पोचिंग करते हैं, ठीक है, और स्मॉलर स्मॉलर एनिमल्स को, उनके कब्स को स्मगल करते हैं, उनके जो बॉडी पार्ट्स को स्मगल करते हैं, ठीक है, मार देते हैं। इवन लिविंग एनिमल्स को